Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I am here with another lecture for inter part 1 जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। अपने इस चैप्टर में मैंने आपको काफ़ी कुछ अपने प्रीवियस लेक्चर में बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के रिलेटेड मैंने काफ़ी कुछ आपको एक्सप्लेन किया है। बायोलॉजिकल मेथड के बारे में, डिफरेंट जो फील्ड्स हैं, डिफरेंट ब्रांचेस हैं जो बायोलॉजी से रिलेटेड हैं। उसके अलावा हम लोगों ने देखा है कि अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अबाउट द प्रोसेस ऑफ डिसीज़ कंट्रोल, यानी कि डिसीज़ को कंट्रोल करना है। बायोलॉजी जो है इट हैज़ प्लेड मैनी इंपॉर्टेंट रोल्स फॉर द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, जिसमें से एक सर्विस जो है डिसीज़ कंट्रोल की भी है कि जब से इस दुनिया पे इंसान आया है ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट डिसीज़ेस। तो देर आर अ नंबर ऑफ़ डिफरेंट डिसीज़ेस, उनके डिफरेंट कॉजेटिव एजेंट्स हैं। सम डिसीज़ेस में बी कॉज्ड ड्यू टू सम वायरस, सम में बी कॉज्ड ड्यू टू फंगस, सम में बी कॉज्ड ड्यू टू सम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इसके अलावा डिसीज़ेस कैन बी कैंसेरियस लाइक दिस। देर आर नंबर ऑफ़ डिसीज़ेस जो कि इंसान सफ़र करता है जिनसे। हम लोग इन टॉपिक्स में ये देख रहे हैं, जब हम लोग ये टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 में डिसीज़ कंट्रोल से रिलेटेड, तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग किस तरह से डिसीज़ के स्प्रेड होने को रोक सकते हैं। स्पेशली वायरल जो डिसीज़ होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो डिसीज़ हो सकते हैं, हम उनको किस तरह से स्प्रेड होने से, किस तरह से ये डिसीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बच सकें, ज़्यादा लोग सफ़र ना करें। तो उसमें डिफरेंट स्टेप्स हैं। पहला वाला है प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाएं, यानी कि वो स्टेप्स लिए जाएं, वो इक़दामात लिए जाएं जो कि हमें डिसीज़ से प्रिवेंट कर सके, डिसीज़ इंसान को किसी भी इंसान तक स्प्रेड ना हो। उस मतलब अगर इफ़ समवन इज़ सफरिंग तो उससे बाकी सब किस तरह से प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे कि बाकी सब में वो डिसीज़ स्प्रेड ना हो। पहली हो गई चीज़ प्रिवेंटिव मेजर्स लेना। सेकंड वन इज़ वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन में क्या होता है कि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो वैक्सीन दी जाती है, वैक्सीन क्या है, डोज दी जाती है, शॉट्स जैसे हम लोग कहते हैं, वो दिए जाते हैं लोगों में। इवन फ्रॉम द अर्ली चाइल्डहुड, इन्फेंसी में भी बच्चों को डिफरेंट वैक्सीन्स दी जाती हैं। मीज़ल्स के लिए, पोलियो के लिए, देयर आर नंबर ऑफ़ वैक्सीन्स जो कि इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं, इम्यूनिटी सिस्टम को रेडी रखती हैं कि अगर कोई डिसीज़ स्प्रेड हो जाए, अगर कोई डिसीज़ अटैक कर ले तो वो किस तरह से बॉडी पहले से ही रेडी होगी उस डिसीज़ से फ़ाइट करने के लिए, तो पर्सन पे ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। ये दोनों टॉपिक्स मैं अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर चुकी हुई हूँ। अब हम लोग जो देखने वाले हैं दैट इज़ अबाउट ड्रग ट्रीटमेंट एंड जीन थेरेपी, कि वंस द डिसीज़ हैज़ रीच्ड अ पर्सन बॉडी, एक दफ़ा अगर ये किसी पर्सन की बॉडी में डिसीज़ फैल चुकी है, डिसीज़ उसको लग चुकी है, तो क्या किस तरह से ट्रीटमेंट उसका किया जा सकता है। और अगर कोई बीमारी ऐसी है जो जेनेटिक है, जो किसी वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह की वजह से नहीं स्प्रेड हो रही, बल्कि किसी पर्सन की जीन्स के अंदर कोई ख़राबी की वजह से कोई डिसीज़ उसके अंदर है, कोई प्रॉब्लम है उसके अंदर, तो उसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ जीन थेरेपी, कि जिसके अंदर डैमेज जीन को निकाल के उसकी जगह पे एक हेल्दी जीन को इंसर्ट कर दिया जाता है पर्सन के अंदर। तो वो जो जेनेटिक प्रॉब्लम थी, उस डैमेज जीन या फिर फॉल्टी जीन की वजह से जो वो प्रॉब्लम सफ़र कर रहा था पर्सन, वो हेल्दी हो जाएगा, दोबारा रिकवर हो सकता है। सो नाउ लेट अस सी इन डिटेल अबाउट दिस ड्रग ट्रीटमेंट एंड जीन थेरेपी। तो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ड्रग ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं, अगर एक पर्सन, इफ़ अ पर्सन बिकम सिक, तो उसको जो है, जो सबसे पहली डोज दी जाती है, जो सबसे पहली उसको मेडिसिन दी जाती है, दैट कैन बी एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या हैं? ये वो मेडिसिन्स हैं जो कि बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ काम करती हैं। दे किल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की वजह से पर्सनस के अंदर डिफरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस कॉज हो सकते हैं। सो इफ़ अ पर्सन इज़ सफरिंग फ्रॉम बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो उसको जो डोज दी जाती है दैट इज़ अबाउट एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या हैं? ये वो मेडिसिन हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करने के काम आते हैं।
लेकिन यहाँ पे क्या है कि एंटीबायोटिक्स ये वो दवाइयाँ हैं जो सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, बैक्टीरियल डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए काम आते हैं। और अगर कोई ऐसी बीमारी है, कोई ऐसी डिसीज़ है जिसमें बैक्टीरिया इन्वॉल्व नहीं है, तो वहाँ पे ये एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेंगी। पहली बात, इसका पहला यहाँ पे ये है कि एंटीबायोटिक्स सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए हैं, उनकी मेडिसिन हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए। सेकंड यहाँ पे इशू क्या है, वो ये है कि जो एंटीबायोटिक्स हैं सिर्फ उन्हीं बैक्टीरिया के ऊपर काम करेंगे जो कि इसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंट नहीं होंगी। क्योंकि एंटीबायोटिक्स जब यूज़ की जाती हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए, तो बैक्टीरिया आफ्टर सम जनरेशंस वो उस एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंट हो जाते हैं। रेजिस्टेंट का मतलब है कि वो एंटीबायोटिक अब दोबारा उस बैक्टीरिया के ऊपर असर नहीं करती है, बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाते हैं एंटीबायोटिक को भी। तो इस तरह के बैक्टीरिया के ऊपर वो एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। तो एंटीबायोटिक हमारे पास दो तरीक़ों में काम नहीं करेगी। एक ये कि अगर डिसीज़ किसी नॉन बैक्टीरियल रीज़न की वजह से है, पॉजिटिव एजेंट बैक्टीरिया के अलावा कोई और चीज़ है। सेकेंडली, अगर वो बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है लेकिन वो बैक्टीरिया अगर रेजिस्टेंट है एंटीबायोटिक के, तो वो एंटीबायोटिक इसके ऊपर काम नहीं करती है। इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं इन द केस ऑफ कैंसर, तो कैंसर के अंदर देयर आर टू मेथड्स। वन इज़ रेडियोथेरेपी, जिसमें रेडिएशंस की मदद से कैंसेरियस सेल्स को किल किया जाता है। एंड सेकेंड वन इज़ कीमोथेरेपी, जिसके अंदर केमिकल्स को इंसर्ट किया जाता है टू किल द कैंसेरियस सेल्स। सो रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी आर यूज्ड टू ट्रीट कैंसर। रेडियोथेरेपी में जो कैंसेरियस पार्ट होगा उसको एक्सपोज किया जाता है टू शॉर्ट वेव रेडिएशंस, जो कि किसी रेडिएक्टिव मटेरियल से निकल रही होती हैं, और उसको रेगुलरली रिपीटेडली एट रेगुलर इंटरवल्स बंदे को उसका वो पार्ट बॉडी का जो कि जिसके अंदर कैंसेरियस सेल्स प्रेजेंट है उसको एक्सपोज किया जाता है रेडिएशन से। ये रेडिएशंस होती हैं शॉर्ट वेव। शॉर्ट वेव क्या करती हैं कि जब ये कैंसेरियस सेल से टकराती हैं, बल्कि ये हेल्दी सेल्स को भी किल कर सकती हैं। तो लेकिन ये इसीलिए सिर्फ सिर्फ कैंसेरियस सेल का जो बॉडी का ऑर्गन है जिसके अंदर वो कैंसर स्प्रेड हो रहा है, उसके अंदर ये शॉर्ट वेव्स रेडिएशंस भेजी जाती हैं ताकि वहाँ पे मौजूद कैंसेरियस सेल्स को किल किया जा सके। पाकिस्तान के अंदर देयर आर सेवरल सेंटर्स विच आर कैरिंग आउट रेडियोथेरेपी टू कंट्रोल द कैंसर। इन द केस ऑफ कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी के अंदर certain anti-cancer chemicals are administered, are given to the patient at regular intervals. ये जो chemicals हैं ये भी ऐसे ही हैं कि ये भी कैंसेरियस सेल को भी किल कर देते हैं, नॉर्मल सेल को भी किल कर देते हैं. So they have side effects as well as useful sides डिपेंडिंग कि किस तरह से कितने कंट्रोल बिहेवियर में इनको यूज़ किया जा रहा है. अब रिसेंटली एक और टेक्निक आई है जो कि रिपेयर करती है डिफेक्टिव जीन्स को, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया है, दैट इज़ जीन थेरेपी. जीन थेरेपी एक ऐसी टेक्निक है कि अगर किसी बंदे के अंदर ड्यू टू एनी रीज़न, दैट मे बी एनवायरमेंटल रीज़न, दैट मे बी हेरिडिटरी रीज़न, किसी भी रीज़न की वजह से अगर एक पर्सन के अंदर जो जीन्स हैं उसकी वो डिफेक्टिव हो जाती हैं तो और वो प्रॉपरली वर्कआउट नहीं कर रही, जिसकी वजह से पर्सन सफ़र कर रहा है, तो इसमें हम लोग जो है साइंटिस्ट जो हैं वो इतने तरक्की कर चुके हैं कि डॉक्टर्स उस हेल्दी जीन को रिप्लेस कर देंगे उस फॉल्टी जीन की जगह पे. उस फॉल्टी जीन जो कि पर्सन के अंदर है उसको निकाल के उसको आइसोलेट करेंगे, उसको अलहदा करके उसके अंदर हेल्दी जीन को इंसर्ट कर देंगे. किस तरह से होगा? इन द बोन मैरो सेल्स, उसके बोन मैरो सेल के अंदर हेल्दी जीन को इंसर्ट कर दिया जाएगा इन द प्लेस ऑफ द डिफ़ॉल्ट जीन. तो इस तरह से जो डिफ़ॉल्ट जीन है वो निकल के उसकी जगह पे आ जाती है हेल्दी जीन, वो इंसर्ट हो जाती है. सो इट इज़ अ रीसेंट टेक्निक जिसके अंदर जो जेनेटिक डिसीज़ेज़ हैं, हेरिडिटरी डिसीज़ेज़ हैं, जिसमें पेशेंट्स के अंदर जो जीन्स हैं, डीएनए है, उसके स्ट्रक्चर में डैमेज होने की वजह से कोई डिसीज़ से वो सफ़र कर रहा है. अब ये डैमेज किस तरह से हो सकता है? ये डैमेज हेरिडिटरी भी हो सकता है, मे बी थ्रू द पेरेंट्स के अंदर भी वो जीन्स फॉल्टी हों और जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनके अंदर भी फॉल्टी जीन्स प्रोड्यूस हो जाएं, या फिर हो सकता है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस ये जीन्स के अंदर गड़बड़ हो गई, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गैमीट फॉर्मेशन जीन्स के अंदर गड़बड़ हो गई और ऑफस्प्रिंग में पेरेंट्स हेल्दी हैं बट ऑफस्प्रिंग में जीन फॉल्टी आ जाए. या देर मे बी सम इन्वायरमेंटल रीज़न, जैसे कि कोई रेडिएशंस हैं, कोई केमिकल्स हैं जिन्होंने जीन्स को ख़राब कर दिया, उनको फॉल्टी कर दिया, उनके स्ट्रक्चर को डैमेज कर दिया, तो तब भी वी कैन से के जीन थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है. सो व्हेन दीज डिसीजेस दे आर व्हेन वी आर कम्बैटिंग विद द डिसीजेस,
ऑल टुगेदर जब डिसीज़ से इकट्ठे सारा डिसीज़ मतलब कि सारे डिसीज़ से मोर देन वन डिसीज़ उन डिफरेंट डिसीज़ को इकट्ठे एक ही वक्त में ट्रीट किया जाता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड डिसीज़ मैनेजमेंट। इसके अंदर डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए, उसको क्योर करने के लिए जितने अवेलेबल मेथड्स होते हैं जो उस डिसीज़ से रिलेटेड हैं, उन सब को यूज़ किया जाता है इन ऑर्डर टू फाइट द डिसीज़ एंड क्योर इट। तो इसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड डिसीज़ मैनेजमेंट। So combating diseases, utilizing all the methods as and when required and ensuring a participation of community in this program, it is known as integrated disease management. It requires, इसमें हमें क्या चाहिए कि जो integrated disease management है इसमें community में awareness होना ज़रूरी है कि प्रॉब्लम कोई बंदा अगर सफ़र कर रहा है किसी ऐसी सीरियस डिसीज़ से जिसके लिए ये इंटीग्रेटेड डिसीज़ मैनेजमेंट को लगाना पड़ रहा है, तो कम्युनिटी को अंदाज़ा हो कि ये डिसीज़ किस हद तक सीवियर हो सकती है प्रॉब्लम, उसके कॉजेज़ क्या होंगे, उसको सॉल्व किस तरह किया जाएगा, डिसीज़ को क्योर किस तरह से किया जाएगा, क्या रेमेडीज़ होंगी। सो दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव प्रोग्राम फॉर एलिमिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ डेंजरस डिसीज़ फ्रॉम द ह्यूमन रेस, फ्रॉम द ह्यूमन सोसाइटी। तो अगर जो है लोगों को कम्युनिटी के अंदर, आम लोगों के अंदर इंटीग्रेटेड डिसीज़ मैनेजमेंट का इंफॉर्मेशन उनको स्प्रेड की जाए, उनको इस बारे में मालूम हो, तो ये एक अच्छा तरीका है जो ह्यूमन सोसाइटी के अंदर डिफरेंट डिसीज़ हैं उनसे फाइट करने का, उनको स्टॉप करने का। Beside its contribution to food production and health of man, biology has discovered a number of means and developed techniques for the welfare of mankind. For example, cloning, protection and conservation of environment. तो यहाँ पे हम लोगों का जो टॉपिक है ड्रग ट्रीटमेंट का, हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पे बायोलॉजी किस तरह से डिफरेंट रोल्स प्ले कर रही है। चाहे यहाँ पे आप देखते हैं कि जितना हम लोगों ने डिसीज़ को स्टडी किया है, उनके क्योर को फाइंड आउट किया है, चाहे कैंसरियस सेल्स हैं उनके लिए रेडियोथेरेपी का स्टडी किया, कीमोथेरेपी का स्टडी किया, तो ये सब कुछ हमें बायोलॉजी की वजह से मिला है। बिकॉज बायोलॉजी के अंदर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर रहे हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स से। तो हम लोग जब बैक्टीरिया को स्टडी कर रहे हैं तो ये देखा जा रहा है कि एंटीबायोटिक्स किस तरह से किल करेंगी, एंटीबायोटिक्स होती क्या हैं, वो किस तरह से बैक्टीरिया के ऊपर फंक्शन करती हैं। रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, कौन सी रेडिएशंस ऐसी हैं जो कि कैंसरियस सेल्स को किल करने के लिए यूज़ हो सकती हैं, कौन से केमिकल्स ऐसे हैं जो कैंसरियस सेल्स को किल करने के लिए यूज़ होते हैं। जीन थेरेपी इज़ वन ऑफ द मोस्ट रीसेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक दैट हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, जिसके अंदर जो डिफरेंट हेरिडिटरी डिसीज़ हैं जिनका और कोई क्योर नहीं है, जिनके लिए और कोई मेडिसिन नहीं है, जीन थेरेपी के ज़रिए उनसे फाइट किया जा सकता है। और उसके अलावा इंटीग्रेटेड डिसीज़ मैनेजमेंट है जिसके अंदर पूरी कम्युनिटी को वेल अवेयर किया जाता है, उसको इन्फॉर्म किया जाता है अबाउट अ सर्टेन डिसीज़, उसका क्योर किस तरह से है, उसकी क्या सिवियरिटी है डिसीज़ की, और किस तरह से इसके स्प्रेड को ज़्यादा से ज़्यादा रोका जा सकता है। तो ये सारे थे हमारे पास ड्रग ट्रीटमेंट में बायोलॉजी के कंट्रीब्यूशंस। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि मैन काइंड के लिए अदर देन दिस ड्रग ट्रीटमेंट एंड डिसीज़ कंट्रोल, इसके अदर देन दीज थिंग्स बायोलॉजी ने और क्या क्या कंट्रीब्यूशन किए हैं, चाहे उसके अंदर क्लोनिंग का प्रोसेस है, चाहे उसके अंदर प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट है, क्योंकि जैसे जैसे इंसान तरक्की कर रहा है उसने अर्थ को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया है और उसके अंदर जो डिफरेंट मटेरियल्स हैं, अर्थ के डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, उनको ना सिर्फ एक्सप्लॉइट किया है बल्कि उनको डैमेज करना भी स्टार्ट कर दिया है। सो हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट, तो उसके लिए मैं सब बताऊंगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया हो। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन डिस्कस विद मी इन द कमेंट सेक्शन। आई एम हियर टू हेल्प यू आउट एंड सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।